दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में। तो इसमें हम लोग देखेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेस्ट नंबर 2 देखेंगे हम लोग। ठीक है, टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। पहला हमने देख लिया है और चैनल पे अपलोड है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो ये रिवीजन टेस्ट है, तो रिवीजन की तरह इसको देखिएगा आप लोग। ठीक है, काफी चीजें आप लोग पढ़ लिए होंगे, अब रिवीजन का समय है तो इसको रिवीजन के तौर पर ही देखिएगा। ठीक है, तो इसमें भी 200 क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन है इसमें। 140 जो है जीएस है और प्लस करंट अफेयर्स है, प्लस जो है सी सेट वाला जो थोड़ा 10 क्वेश्चन होता है, मेंटल एबिलिटी वाला वो है। बाकी जो है 40 जो है हिंदी है, सॉरी 60 हिंदी है, 60 हिंदी है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है इसको, कि कौन सा घटनाएं पहले हुई हैं, कौन सी बाद में हुई हैं, उस हिसाब से इसको व्यवस्थित करना है। तो पहला इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? तो आपको पता होगा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है 1939 में हुआ था, जब गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, अगला है मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव जो पारित किया गया था 1940 में, पारित किया गया था लाहौर प्रस्ताव। इसको आपने क्रैश कोर्स में पढ़ाया है। तीसरा है वर्मा का ब्रिटिश भारत से पृथककरण कब हुआ था? तो 1935 के अधिनियम में एक प्रावधान था कि बर्मा को, या जो आज का म्यांमार है, उसको भारत से अलग कर दिया जाए। ठीक है, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन कब हुआ था? तो भारत से कब पलायन कर गए थे वो? तो 1941 में उन्होंने पलायन किया था भारत से। ठीक है, तो 39, 40, 35, 41। ठीक है, तो सबसे पहले 3 होगा। ठीक है, फिर से 1 होगा, फिर से 2 होगा, फिर 4 होगा। तो 3, 1, 2, 4 इसका सही है। 3, 1, 2, 4 मतलब पहला वाला ऑप्शन इसका जो है ठीक होगा, पहला वाला। ठीक है, दूसरा है कि देश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौन सा कब हुआ था उसको बताना है। तो बंबई में कब हुआ था, कलकत्ता में कब हुआ, मद्रास में, इलाहाबाद में। तो बंबई में हुआ था 1885 में, पहला ही हुआ था, 2 हो गया। कलकत्ता में कब हुआ था? तो कलकत्ता में 86 में हो गया था। ठीक है, 3 हो गया। मद्रास में 87 में। ठीक है, इलाहाबाद में 88 में हो गया था। ठीक है, तो 2, 3, 4, 1 सही है इसका। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, आसान क्वेश्चन होते हैं इनसे। तो मोस्टली याद होना चाहिए, शुरुआत के 4, 5 या 6 तक तो याद ही होना चाहिए। और एक सरोजनी नायडू वाला और एक एनी बेसेंट वाला, इस तरह से जो गांधी जी कब बने थे उसका। तो मेन में चीजें याद रहनी चाहिए। ठीक है, अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। युद्ध है और कौन से वर्ष में कौन सा युद्ध हुआ था उसको बताना है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा है एग्जामों में। तो पहला इसमें प्रथम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेकर 69 के बीच में चला था ये। तो पहला का पहला ही हो गया। ठीक है, दूसरा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से 1782 में हुआ था, ये भी ठीक है। 82 में कौन सी संधि हुई थी बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है। कौन सी हुई थी? इस पहले वाले में कौन सी संधि हुई थी? संधि भी मैच कराता है, तो संधि बताइए इसमें कौन सी हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो जो जो जैसे मान लिया मैसूर युद्ध प्रथम हो गया, प्रथम मराठा हो गया, प्रथम आंग्ल सिख हो गया, आंग्ल वर्मा हो गया। तो प्रथम प्रथम जो हुआ था उसी का पूछ रहा है। तो प्रथम प्रथम इस तरह से याद रखना चाहिए, लास्ट में जो हुआ था लास्ट लास्ट याद रखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन ट्रिकी पूछता है ये सब। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 से लेकर 46 में हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 में हुआ था। 4 हो गया। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 इसका सही ऑप्शन है। सी वाला जो ऑप्शन है इसका ठीक है। 1, 2, 3, 4 इसी में सही है। ठीक है, अगला है कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। कि कथन कह रहा है कि 1652 से 54 के दौरान अंग्रेजों के पश्चिमी तट पर आए और पुर्तगालों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया। तो 1652 से लेकर 54 के बीच में अंग्रेज भारत के पश्चिमी तट पर आए और पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया। तो ठीक है, क्योंकि डचों से इनकी दुश्मनी थी। डचों से इनका जो शत्रुपूर्ण संबंध था, शत्रुता थी इनकी अंग्रेजों की, इसलिए इन्होंने पश्चिमी तट पर आए और पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया। पहला सही है। कारण क्या है कि पुर्तगालियों ने ब्रिटिश के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई टापू दिया था। तो ये बात भी सही है, मगर इस कारण से ये इसको नहीं बनाया था सब, मतलब संबंध जो मैत्रीपूर्ण संबंध बना था किस लिए बना था? क्योंकि जो अंग्रेज थे वो डचों से उनकी दुश्मनी थी और पुर्तगालियों को भी डचों से दुश्मनी थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि चोर चोर मौसोरे भाई वाला हालत हो गया और दोनों ने वो कर लिया। दोस्त का दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, उस तरह से जो मामला चलता है वही वाला मामला था। तो दोनों कथन सही है, मगर उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो डी आंसर सही है। पुर्तगालियों ने ब्रिटिश के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को बंबई को दहेज के रूप में दिया था, ये बात भी सही है, याद रखिएगा। 1661 में जो क्या हुआ था कि ब्रिटिश के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली की राजकुमारी से शादी कर लिया था। ठीक है, डी आंसर सही है इसका। पांचवा है
कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पूना में पहली जो महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, तो पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में बताना है। तो 1916 में हुआ था। ठीक है। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हिंदू महासभा 1915 में बन गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हो गई थी। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अखिल भारतीय 1936 कब हुआ था? 1936 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुआ था। तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो 1916 हो गया, 1915, 1923, 1936। तो 1915 सबसे पहले होगा, 2 हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा, फिर से 3 होगा, फिर से 4 होगा। ठीक है। तो 2 1 3 4 इसका सही है। 2 1 3 4, 2 1 3 4 बी वाला जो है, ठीक है इसका। तो बी आंसर सही होगा इसका। ठीक है। तो पांचवें का बी आंसर सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है आर ओ में, बार बार पूछता है। ठीक है। छठवां है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? तो कौन सी इसमें पुस्तक है जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? ठीक है। तो द आर्किटिक होम इन द वेदास, ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। बाल गंगा ने लिखा है इसको, तिलक जी ने लिखा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इंडिया विल्स फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। अनहैप्पी इंडिया लिखा था लाला लाजपत राय ने। ठीक है। अनहैप्पी इंडिया लिखा था इन्होंने। इंडिया डिवाइडेड जो लिखा था, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, उपरोक्त में से कोई बुक जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई थी, तो इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये चारों बुक इंपॉर्टेंट है। और कोई भी बुक जो है इसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई थी तो स्टार लगा लीजिए, बाकी इन चारों को याद रखिएगा, मिलान का रहता है। सातवां है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 1816 में के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कि मार्च 1816 में संपन्न हुई सुगौली की संधि के साथ आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो गया था। तो आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो गया था। तो पहला से जो है ठीक है, 1816 में ही सुगौली की संधि हुई थी नेपाल में। सुगौली की संधि बार बार पूछता है, भी न्यूज में भी थी पिछले साल, जब नेपाल और भारत के बीच में डिस्प्यूट थोड़ा सा तनातनी होता है तो ये न्यूज में आती है सुगौली की संधि। दूसरा है, नेपाल को राजधानी काठमांडू को 5 वर्षों के लिए अंग्रेजों को देना पड़ा था। तो नेपाल को राजधानी काठमांडू को 5 वर्षों के लिए अंग्रेजों को देना पड़ा था। तो सुगौली की संधि के बारे में बता रहे हैं। तो इसी में पहले में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, तो सुगौली की संधि हुई, तो संधि में क्या किया गया? तो उसमें ये था कि नेपाल ने सिक्किम से अपनी सभी अधिकारिकता को वापस ले लिया, अधिकार को वापस ले लिया था। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में ब्रिटिश रेजिमेंट को रखे जाने की अनुमति मिली थी। ठीक है। तो 5 वर्षों के लिए देना नहीं पड़ा था, रेजिमेंट को रखना गया था यहाँ पे, रेजिमेंट। ठीक है। एक सैन्य टुकड़ी रखनी थी अंग्रेजों की नेपाल काठमांडू में। ठीक है। दूसरा वाला गलत हो गया इसमें, पहला वाला ही केवल सत्य है। तो सत्य कथन पूछा है तो पहला ही ठीक है इसमें, सत्य का ए आंसर सही है। आठवां है कि मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित एक उद्घोषणा द्वारा स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी केंद्र कौन सा स्थान था? तो पूर्वी केंद्र मतलब भारत में पूर्वी जो एरिया है, इस वाले एरिया में कौन सा डचों ने सबसे पहला स्थान बनाया था 1602 में? तो बनताम है, बटाविया है, सिरेवोन है, या बाडुंग है। ठीक है। तो ये भारत के लिए है, ये भारत में के लिए पूर्वी था, इसका पूछ सकता है। और पूरा जो जो उत्तर पूर्वी क्या कहते हैं उसको, साउथ इंडिया जो है, साउथ इंडिया कह रहे हैं, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र वाला एरिया है, हिंद प्रशांत क्षेत्र वाला, उसके बारे में बताना है। तो ये वाला पूरा जो सीरिया था ना, क्या कहते हैं उसको, दक्षिण पूर्व एशिया, या इसको पूर्वी एशिया भी कहते हैं। अगर अगर यूरोप वाले देखेंगे इसको, तो इसको पूर्वी एशिया कहते हैं। पूरा इंडियन क्षेत्र को, जो चाइना से पूरा क्षेत्र जो लगा होता है, उसको पूर्वी एशिया कहते हैं। तो पूरब में ही जो बनाने की बात की थी, कहाँ बना था सबसे पहले? तो बटाविया में बना था। इंपॉर्टेंट, कई बार एकदम पूछा एग्जाम में। तो बटाविया में बना था ये, डचों का पहला जो केंद्र था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी केंद्र जो था बटाविया में था। ठीक है। बी आंसर सही है इसका। 9वां क्वेश्चन है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक मेले और स्थान कहाँ कहाँ हैं? तो सुमेलित नहीं है, बताना है। तो शाकुंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है, तो पहला तो ठीक है। कैलाश मेला जो है आगरा में लगता है, हरदोई में नहीं।
आगरा में लगता है कैलाश मेला। तो बी वाला ही इसका सही नहीं है, तो इसका आंसर बी ही होगा। द्रुपद मेला वाराणसी में लगता है, ये सत्य है। मुडिया मेला जो है मथुरा में लगता है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो बी आंसर सही है इसका। अगला है कि गोरखपुर जिले के आधिकारिक आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 4 फरवरी 1922 को हुई चौरा चोरी कांड में लगभग कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे? तो कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे इसको बताना है आपको। 21 थे, 22 थे, 23 थे, 24 थे, तो 23 मारे गए थे, सी आंसर सही है। तो 4 फरवरी 1922 डेट पूछता है, डायरेक्ट डेट पूछता है, याद रखिएगा। 1922 को एक घटना हुई थी चौरा चोरी में। असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकर्मी जो थे, उन्होंने पुलिस के प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए थे, और परिणाम स्वरूप 23 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक मारे गए थे इसमें। ठीक है, तो सी आंसर सही है। काकोरी षड्यंत्र मामले में दोषी ठहराए गए क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लिहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने किस जेल में फांसी दी थी? तो किस जेल में फांसी हुई थी राजेंद्र लाड़ी की? तो गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी, इनमें से कोई नहीं। तो काकोरी जो षड्यंत्र में दोषी ठहराए गए थे राजेंद्र नाथ लाड़ी को 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जिले में दिया गया था इनको। ठीक है, तो डी आंसर से ये गोंडा जिले में दिया गया था, गोंडा जिला। ठीक है, 17 दिसंबर 1927 को। और डी आंसर सही है इसका 11वीं का। 12वां आंसर, 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1202 1902 और 3 में पुलिस प्रशासन की समीक्षा के लिए सर एंड्रूज फ्रेजर के अधीन आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो 1888-89 से 98 के बाद से 98-99 में आ गया था कौन सा? लॉर्ड कर्जन आया था। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, इसका जो है बी आंसर सही है। 1899 से लेकर 1905 तक रहा था ये शासन में लॉर्ड कर्जन। ठीक, बहुत सुधार हुआ था इसके समय, बहुत ज्यादा आयोग बने थे, बहुत सुधार हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में। अब ये पूछता है कि जो यूनिवर्सिटी आयोग कब बना था? तो इसी के समय यूनिवर्सिटी आयोग भी बना था, विश्वविद्यालय आयोग। 13वां है कि 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश शासन की शुरुआत में भारत ने पूरे विश्व में निर्मित सभी वस्तुओं की आपूर्ति की थी। तो 18वीं शताब्दी के मध्य में मतलब 1750 के आसपास में भारत में पूरे पूरे विश्व में, भारत जो है पूरे विश्व में कितना परसेंट जो वस्तुओं का निर्यात करता था, निर्यात या आपूर्ति करता था? 1/3, 1/2, 1/4 आदि, 25% करता था, यानी 1/4 करता था। सी आंसर सही है, सी वाला आंसर सही है, 1/4 करता था भारत। ठीक है, अगला 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1781 के संशोधन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया। दूसरा, इसे बंदोबस्ती अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं, सी वाला आंसर सही है इसका, दोनों ही कथन सत्य हैं इसमें। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए संशोधन आया था 1781 वाला, और इसे बंदोबस्ती अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बात सत्य है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कथन कारण वाला है। तो कथन कह रहा है कि 1925 में तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी पेरियार के नेतृत्व में आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो यूपीएससी 2025 में ये क्वेश्चन आया था इनके बारे में, पेरियार के बारे में। हमेशा पूछता रहता है, पेरियार काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए और यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, कारण कह रहा है कि यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा लागू भूमि कर में वृद्धि के खिलाफ किया गया था। तो ये भूमि कर में वृद्धि के लिए नहीं था ये, तो केवल एक सही है, आर गलत है इसमें। ठीक है, तो ए वाला आंसर सही है। ठीक है, तो ये जो है आत्मसम्मान आंदोलन का नाम से ही पता चल रहा है कि ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे जातिगत भेदभाव के खिलाफ इसको लाया गया था। ठीक है, तो इसका केवल ए वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि लोकसभा में कार्य संपादित होना है तो गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो 1/10वां हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा पीठासीन अधिकारी सहित। दूसरा है कुल सदस्यों का 8वां हिस्सा, ये गलत है। 7वां भी गलत है, 9वां भी गलत है, तो इसका केवल पहला ही सत्य है। ए 16वीं का ए आंसर सही है कि 1/10 भाग होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा का, तभी जो है कार्यवाही बढ़ेगी आगे।
लोकसभा की कार्यवाही आगे बढ़ेगी, नहीं तो स्थगित कर दी जाएगी। तो ए वाला आंसर इसका सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 1931-32 के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश और देशद्रोह के आरोप में 12 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई थी? तो 1931-32 के दौरान किस क्रांतिकारी को सुनाई गई थी सर? तो जतीन्द्र नाथ दास, सूर्यसेन, मानवेंद्र नाथ रॉय और मदन लाल ढींगरा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो मानवेंद्र नाथ राय थे, सी आंसर सही है इसका। तो 1931-32 के दौरान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश और देशद्रोह के आरोप में मानवेंद्र नाथ राय को 12 वर्ष का कारावास सजा सुनाई गई थी। बाद में उनकी सजा घटाकर 6 साल कर दिया गया था। ठीक है, एम एन रॉय, 1931-32। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है कि इतालवी व्यापारी अन्वेषक मार्को पोलो ने किस राजवंश की रानी रुद्रमा देवी के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत का दौरा किया था? राष्ट्रकूट नहीं था, काकतीय वंश था। बी आंसर सही है, काकतीय वंश की रानी थी। ठीक है, तो 1262 से लेके 1296 के बीच तक इनका शासन था। किसका? तो रुद्रमा देवी का, काकतीय वंश की थी। ठीक है, बी आंसर सही है इसका। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो वित्त आयोग है और अध्यक्ष कौन कौन रहा है? तो तीसरे अध्यक्ष ए के चंदा थे। ठीक है, पहला हो गया। पांचवें जो अध्यक्ष थे वो महावीर त्यागी थे, 3 हो गया। सातवें जो थे वो जे एम केलकर थे, सेलार थे, केलकर नहीं, जे एम सेलार थे। नौवें जो थे ए के पी सालवे थे। तो 4 हो गया। तो 1 3 2 4 इसका सही है, 1 3 2 4 मतलब ए वाला जो आंसर है यही सत्य है 19वें का। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि गुरु अर्जुन देव किस क्रम के सिख गुरु थे? तो मतलब कि जो 10 गुरु थे, 10 गुरु में से कौन सा क्रम था इनका? मतलब पहला था, चौथा था, 10वां, 5वां, 8वां, कौन सा था? तो उनका 5वां क्रम था। बी से गुरु अर्जुन देव 5वां क्रम था। और जहांगीर ने उन्हें विद्रोही बेटे खुसरो की मदद के लिए उन्हें मार दिया था। तो जहांगीर का बेटा जो खुसरो था उसने विद्रोह किया था और अर्जुन देव ने उसको शरण दे दी थी, उसका साथ दे दिया था। तो इसी वजह से जो जहांगीर ने इनको मार दिया था। इन्हें सिख धर्म के पहले शहीद सिख के रूप में जाना जाता है इनको। तो शहीद सिख के रूप में जाना है, शहीद सिख। ठीक है, अगला है 21 नंबर क्वेश्चन है कि एफएसटी एफएसटी या फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर के अंतर्गत उपज का कितना हिस्सा देना पड़ता था? तो एफएसटी का जो सिंचाई कर लगाया था वो कितना हिस्सा देना पड़ता था? 1/20वां, 1/30वां, 1/25वां या 1/10वां? तो 1/10वां देना पड़ता था। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो आपको 10 रुपए जो है फिरोज शाह एफएसटी को देना पड़ेगा। किस लिए? सिंचाई कर के लिए। ठीक है, 10, अगर 100 किलो अनाज होता है तो आपको 10 किलो अनाज एफएसटी को देना पड़ेगा सिंचाई कर के रूप में। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि अकाल पीड़ितों की मदद करने वाला पहला शासक कौन था जिसे इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में राहत शिविर की भी खुलवाया था? तो कौन था जिसने राहत शिविर खुलवाया था? सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या इनमें से कोई नहीं? तो एमबीटी था वो, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई था ये। ठीक है, तो एमबीटी ने यह पहला शासक था ऐसा दिल्ली दिल्ली सल्तनत का जिसने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए दिल्ली में राहत शिविर खुलवाया था। तो सी आंसर इसका सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सिकदारों की देखभाल के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीर ए बंगाल को नियुक्त किया था? तो अमीर ए बंगाल को नियुक्त करने वाला शासक था शाहजहां नहीं था, शेर शाह सूरी था ये। शेर शाह सूरी ने सिकदारों की देखभाल के लिए असैनिक अधिकारी आमिर ए बंगाल को नियुक्त किया था। सर्वप्रथम यह पद काजी फजीलत नामक व्यक्ति को प्रदान किया गया था। तो इसका बी आंसर जो है यही वाला सत्य है। अगला है, नौका झक्कड़ किस राज्य का लोकगीत है जिसे नाई समुदाय द्वारा गाया जाता है? तो नौका झक्कड़ जो है किसका है? झारखंड का है, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है या उत्तर प्रदेश का है? तो ये यूपी का है, डी आंसर सही है। ये उत्तर प्रदेश का है जिसे नाई समुदाय द्वारा गाया जाता है। 25वां है कि निम्नलिखित के में से किसके नेतृत्व में 1799 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवध नागरिक विद्रोह शुरू हुआ था? किसके अवध नागरिक विद्रोह था, किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था ये? तो
शरीयत अल्लाह नहीं थे, दादू मियाँ भी नहीं थे, ये वजीर अली खां थे। सी आंसर सही है, वजीर अली खान। अवध का नागरिक विद्रोह 1799 में वजीर अली खां के नेतृत्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। सी आंसर सही है इसका। अगला है कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। उर्दू साहित्य की कुछ प्रमुख हस्तियां हैं और जन्म स्थान उनका कहाँ पे, तो इसका क्वेश्चन पूछता है। तो हसरत मोहानी का जो जन्म हुआ था वो उन्नाव में हुआ था, पहला सही है। बाकी अब्दुल माजिद दरियाबादी, दरियाबादी बाराबंकी में हुआ था इनका, ये भी ठीक है। अली अब्बास हुसैनी, तो अली अब्बास हुसैनी का जो अलीगढ़ दिया, ये गाजीपुर के थे, वीरों की धरती गाजीपुर। ठीक, गाजीपुर के थे ये, इसलिए गलत है। अब अली अब्बास हुसैन हुसैनी जो है, इनका जन्म गाजीपुर में हुआ था। मसूद हुसैन खां फर्रुखाबाद के थे, तो ये भी सत्य है। तो सी आंसर से गड़बड़ है, यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवंती महाजनपद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो अवंती महाजनपद आधुनिक उज्जैन क्षेत्र से मेल मेल खाता है। तो अवंती जो था उसके बारे में बताना है, कौन सा कथन जो है सही है बताना है, तो सही उत्तर बताना है। तो अवंती महाजनपद आधुनिक उज्जैन क्षेत्र से मेल खाता है, ये भी सत्य है। इसकी दो राजधानियां थी, ये भी सत्य है। उज्जैन की उत्तरी क्षेत्र की राजधानी, उज्जैन उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी, ये सत्य है। महिष्मती दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी थी, ये भी सही है। तो चारों ही कथन सही है, इसका ए वाला आंसर जो है इसका ठीक है 27वें का। 28 नंबर क्वेश्चन है, सूचीबद्ध को सूची से मिलाना है, बताना है कौन से जो महत्वपूर्ण जो लोग हैं बहुत संगीत और कला के क्षेत्र में, और उनका उत्तर प्रदेश के किस जिले से उनका संबंध रहा है। तो हरिप्रसाद चौरसिया कहाँ के थे। तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक जो थे वो प्रयागराज के थे, जन्म स्थान प्रयागराज था उनका। पहला ही गड़बड़ हो, सॉरी, प्रयागराज 3 हो गया इसका। बिरजू महाराज, तो बिरजू महाराज का जन्म स्थान लखनऊ में था, एक हो गया। अगला है लच्छू महाराज, तो लच्छू महाराज कथक नर्तक थे, इनका बनारस था ये। बेगम अख्तर ठुमरी और गजल गायिका थी ये, फैजाबाद की थी। 4 हो गया, तो 3 1 2 4 सही है इसका। सी वाला आंसर सही है, 3 1 2 4 यही सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1195 में किस राज्य पर आक्रमण कर अनहिलवाड़ पर अधिकार कर लिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1995 में किस राज्य पर आक्रमण करके अहिल अहिलवाड़ पर अधिकार कर लिया था। तो राजस्थान, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो गुजरात में कहाँ पे है अहिलवाड़, तो गुजरात में है। सी आंसर सही है, गुजरात। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण कर उसको जीता था, सत्य बात है। सी आंसर सही है। अगला कि प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले के देवगढ़ में स्थित एक प्राचीन 6ठी शताब्दी का विष्णु हिंदू मंदिर है। तो महोबा है, लखीमपुर खीरी या देवरिया, इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं है, ये जो है हमारा दशावतार मंदिर ललितपुर जिले में है, ललितपुर जिला, ललितपुर जिला जो तीनों तरफ से किससे गिरा हुआ है, तो एमपी से गिरा हुआ है। ठीक है, ललितपुर जिला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो विदेशी यात्री या संबंधित देश हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था, ये भी सही है। इत सिंह जो चीन से आया था, ये भी सही है। अल बलाधुरी, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको बताना है। तो अल बलाधुरी जो है अरब से आया था, ये भी सही है। अफानासी निकितिन, तो अफानासी निकितिन जो था ये रूस का था, रशियन था ये, इटली नहीं था, गलत है। डी वाला ही गलत है इसका, बाकी सब सही है। ठीक है, तो इब्न बतूता मोरक्को का था, अब अफ्रीका का, 14वीं शताब्दी में आया था। इति सिंह जो है 7वीं शताब्दी में आया था, चीन का था। अल बलाधुरी अरब का था, 9वीं शताब्दी में आया था। और अफानासी निकितिन रूस से 15वीं शताब्दी में आया था। डी आंसर सही है, यही सही सम्मिलित नहीं है। अफानासी निकितिन जो है रसिया का था। 32 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के एक ताम्रपर्ण अभिलेख के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बताना है। ताम्रपर्ण अभिलेख के बारे में बताना है, ताम्रपत्र अभिलेख। तो यह ताम्रपत्र अभिलेख गोरखपुर के दक्षिणी भाग सोहगौरा में प्राप्त किया गया है। इस ताम्रपत्र अभिलेख में अकाल के दौरान जनता के लिए अनाज के 3 कोठार बनवाने का उल्लेख मिलता है, तो ये बात भी सही है। तो सी आंसर सही है इसका, दोनों ही कथन सही है। इंपॉर्टेंट है, सागौरा को यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है, यूपीपीसीएस ने भी इसे पूछा है एक बार शायद, याद रखिएगा इसको। इंपॉर्टेंट है सागौरा, एक बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में अब चला गया है, तो वो कौन सा है, उसमें भी अकाल के बारे में बात की गई है। उसका नाम क्या है बताइए। तीसरा है, कहोम के मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है।
तो कहोम के मंदिर के बारे में बताना है कौन सा कथन जो है कहोम के मंदिर के बारे में सही है। तो इसमें 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, कहोम के मंदिर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कहोम का मंदिर जो है कहाँ पे है? तो पहला ऑप्शन दिया है कि ललितपुर जिले में स्थित है ये। इसका जो निर्माण था स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। तो ललितपुर में नहीं है, देवरिया में है। ठीक है, देवरिया जिले में है। पहला गलत है कि देवरिया जनपद में स्थित है कहोम मंदिर। इसका जो पुराना नाम था वो कुकुब था, कुकुब, कुकुब। ठीक है, इस मंदिर का जो निर्माण था स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया गया था। यहाँ पे 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहाँ ये 3 जो दिया है ये 5 होना चाहिए यहाँ पे। ये भी गलत हो गया, तो इसका डी आंसर सही है। दोनों ही गलत है इसमें, कि दोनों ही कथन गलत है। 34वां है कि किस प्रक्रिया की सहायता से पौधों की जड़ों के लिए मिट्टी से पानी को अवशोषण करना संभव हो जाता है। तो वो कौन सी प्रक्रिया है? जो पेड़ होते हैं, जड़ें होती हैं पौधों की, वो मिट्टी से पानी का अवशोषण करते हैं। किस किस घटना किससे होता है ये? तो श्यानता से, पृष्ठ तनाव से, किसिकत्व से, इनमें से कोई नहीं। तो किसिकत्व के कारण होता है। सी आंसर सही है। किसिकत्व के कारण, जैसे कि ये मान ली ढिबरी है, इसमें एक बाती लगा देते हैं या रुई लगा देते हैं, इसमें कॉटन लगा देते हैं, तो जो तेल में डूबी रुई होती है वो क्या होता है? किसिकत्व के कारण ऊपर चढ़ने लगता है सारा तेल उल, वही किसिकत्व है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि बैरोमीटर की किस प्रकार की रीडिंग से पता चलता है कि दिन साफ होने की संभावना है? तो जब बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आती है, जब बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे नीचे गिरती है, जब बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है, तो कब पता चलता है कि दिन जो है साफ होने की संभावना है? तो कब ये होता है? तो 35वें का जब जो है सी आंसर का सही है कि जब बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है, तो ये पता चलता है कि अब मौसम जो है साफ होगा, मौसम जो है साफ होगा। ठीक है, सी आंसर सही है। और जब जब नीचे अचानक से नीचे गिर जाएगी तो तूफान की संभावना बढ़ जाती है। बैरोमीटर जो है उसकी रीडिंग अचानक गिर जाती है तो इससे पता चलता है कि तूफान आने वाला है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि किस तापक्रम पर डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट का जो पाठ्यांक एक समान रहता है? किस तापक्रम पर डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट का पाठ्यक्रम एक समान होता है? तो कौन सा डिग्री है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो -40 डिग्री है, ये आंसर सही है। तो -40 डिग्री एक ऐसा तापक्रम है जहां डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट को जो पाठ्यांक है वो समान रहता है। ठीक है, तो -40 डिग्री इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि जल शोधन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे, दृश्य किरणें, इनमें से कोई नहीं। तो इंफ्रारेड है, या अवरक्त किरणों का उपयोग जो है अल्ट्रा वायलेट किरण का यूज होता है। ठीक है, इंफ्रारेड का नहीं होता, अल्ट्रा वायलेट का होता है, यूवी का। इंफ्रारेड का जो यूज होता है ये कैमरा का, नाइट विजन जो कैमरे होते हैं जिसमें बत्ती लाल लाल जलती होती है, तो उनमें इसका यूज होता है। रिमोट में यूज होता है। और जो यूवी रे है, अल्ट्रा वेव है, इनका यूज कीटाणुओं को नाश करने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म तरंग का यूज नहीं किया जाता, दृश्य प्रकाश का भी नहीं किया जाता, और अवरक्त किरणों का भी नहीं किया जाता। इसका डी आंसर सही है, वो यूवी रेज है। ठीक है, पराबैंगनी किरणें जिसको कहते हैं, उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, इसका डी आंसर सही है। 38वां कि किस फसल के सफेद सफेद गिडार कीट का उपचार रासायनिक यौगिक क्लोरपाइरीफॉस द्वारा किया जाता है? तो किसे किया जाता है? तो मूंगफली किया जाता है, डी आंसर से, मूंगफली में। ठीक है, मूंगफली के सफेद गिडार कीट का उपचार जो है रासायनिक यौगिक क्लोरपाइरीफॉस द्वारा किया जाता है। डी आंसर सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि उन फसलों को चयन करें जो मुख्य रूप से जायद ऋतु में बोई जाती है। तो जो रबी और खरीफ के बीच में जो समय होता है उसमें बोई जाती है। तो लोबिया है, मूंग है, उड़द है, अरहर है। तो कौन सी बोई जाती है? तो उड़द और जो मूंग है, लोबिया, उड़द और मूंग, ये तीनों जो है जायद की फसल में जायद में बोई जाती है। ठीक है, और खरीफ में भी अरहर, उड़द, मूंग और सोयाबीन बोया जाता है। ठीक है, तो ये जो है कॉमन होती है। ये ये जो है खरीफ में और जायद दोनों में बोई जाती हैं। ठीक है, अरहर नहीं बोई जाती, गलत है। तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर होगा, ये आंसर सही होगा। 40वां है
कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करने की शारीरिक क्षमता को प्रभावित करता है? कौन सा हार्मोन होता है? तो एल्डोस्टेरोन होता है, कोर्टिसोल होता है, एड्रोजन होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो पहला सही है इसका कि एल्डोस्टेरॉन जो होता है हार्मोन रक्त दबाव को विनियमित करने की शारीरिक शक्ति को प्रभावित करता है। ये वाला आंसर सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में आई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये भी 2015 में आई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी 2015 में आई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री वय बंधन योजना 2017 में आई थी। डी आंसर सही, यही वाला गलत है, बाकी सब सही है। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1981। तो कौन सा किसी सुमेलित है ये बताना है, ठीक है। तो जल प्रदूषण जो सबसे पहले आया था, मतलब वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण में अगर बात करें तो जल प्रदूषण सबसे पहले 1974 में आया था, ठीक है। 2 हो गया। वायु प्रदूषण आया था 84 या 81, किसमें आया था? तो 81 में आया था, 4 हो गया इसका। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था 1972 में आया था, ठीक है, 1972। सॉरी, वन्य जीव जो WPA है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था 1972 में आया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986 में आया था। तो एक हो गया। 2 4 1 3 सही है इसका, ठीक है। 2 4 1 3, 2 4 1 3 इसका बी वाला जो आंसर है यही वाला ठीक है। अगला है प्रसिद्ध उपन्यास याद ओ बूद ए गालिब, याद ओ बूद ए गालिब निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसने लिखा है? 43वें का आंसर बताना है। ख्वाजा अहमद फारूकी ने लिखा है, मिर्जा गालिब ने लिखा है, या फिर मोहम्मद इकबाल या गुलजार ने लिखा है? तो ख्वाजा अहमद फारूकी ने लिखा है इसको, ठीक है। उर्दू भाषा में लिखा गया है ये। ए आंसर इसका सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है? तो सेब का लाल रंग किसके कारण आता है? तो सेब का जो लाल रंग आता है ये करक्यूमिन दिया, ये हल्दी में होता है। एंथोसायनिन होता है, एंथोसायनिन। टमाटर का लाल रंग क्यों आता है? लाइकोपीन के कारण आता है, लाइकोपीन। पपीते का जो पीला रंग आता है कैथो कैसेथीन के कारण आता है। तो कैसे कैसेथीन के कारण आता है, ये बात सही है। तो सी वाला ही सेवल सुमेलित है। हल्दी का पीला रंग जो है करक्यूमिन के कारण आता है, करक्यूमिन, ठीक है। तो सी वाला आंसर इसका सही है। 45वां है कि पोरोक्सीसोम पोरोक्सीसोम के संदर्भ में निम्न कथनों में से क्या सत्य है? तो यह पौधों में होने वाले प्रकाशीय श्वसन में मदद करता है। तो पेरोक्सीसोम क्या होता है? तो ये पौधों में होने वाले प्रकाशीय श्वसन की मदद करता है, ये भी ठीक है। यह कोशिका में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उत्पादन में मदद करता है, तो ये भी ठीक है। दोनों ही कथन इसके सही है। सी वाला आंसर से दोनों ही कथन सही है। तो पेरोक्सीसोम के कारण जो होता है प्रकाशीय श्वसन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उत्पादन में मदद मिलती है कोशिका में। सी आंसर सही है। अगला है इस अधिनियम ने तात्कालिक संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को 2 अलग अलग निकायों में विभाजित कर दिया था, अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया था। 87वां संविधान संशोधन के 88वां 89वां था। तो बताना है आपको कौन सा था इसमें। तो 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2013 में हुआ था, 2003 में हुआ, 13 नहीं 2003 में हुआ था। डी आंसर सही है इसका, ठीक है। इसमें जो है एससी एक्ट अलग बना था और ST एक्ट अलग हो गया था, ठीक है। मतलब अधिनियम आयोग बना था, आयोग अलग बना था और इसका आयोग अलग बना था, ठीक है। तो डी आंसर सही है इसका। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, कि रूस से, कि आयरलैंड से, कि दक्षिण अफ्रीका से? कहां से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सी आंसर इसका सही है। जैसे कि जब किसी साधारण विधेयक पे अगर सहमति नहीं बनती है लोकसभा और राज्यसभा में, तो इसका संयुक्त अधिवेशन बैठता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं इसको, इसकी अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और साधारण बहुमत से पारित होता है। इसमें जो भी अधिनियम होते हैं वो साधारण बहुमत में पारित होते हैं।
48वां निम्नलिखित में से किस भाषा को 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो इसको कई बार हमने अपने जो भी जितने भी टेस्ट हुए इंपॉर्टेंट है कई बार बता चुके हैं। यूपीएससी में कई बार इसको पूछ चुका है। तो 1992 के 71वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था इनमें से बताना है, कौन जोड़ा गया था इसमें? तो 71वें संविधान संशोधन अधिनियम में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी है सी आंसर इसका सही, कोंकणी को जोड़ा गया था। ठीक है, तो सी वाला सही है इसमें। अगला, भारतीय संविधान किस भाग के तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? जो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो किसमें किया गया? तो भाग 4 में किया गया है। भाग 4 ए है उसका। ठीक है, भाग 4 ए में है। ठीक, तो उसमें दिया नहीं है किसी में ऑप्शन, तो ये लगा कि डी वाला सही कर लेते हैं। ए यहाँ जोड़ देते हैं हम लोग, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अदरवाइज स्टार लगा लेंगे, कोई भी सही नहीं है इसमें। ठीक है, तो डी वाला इसको लगा लेंगे। अगर ए लगा के जोड़ के हम चाहते हैं तो ऑप्शन बना सकते हैं। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो अब अपीली क्षेत्राधिकार है आपराधिक मामले में, वो कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? अनुच्छेद 132 में नहीं है, 133 में नहीं है, 134 में है। सी आंसर सही है। आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की अपीली अधिकारता 134 में दिया गया है। दीवानी मामलों के संबंध में जो अपीली अधिकारता 135 में है, ये दीवानी है। ठीक है, कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील का जो है न्यायालय की अपीली अधिकारता, तो अपीली अधिकारता इसमें है। ठीक है, दोनों में है इसमें। दीवानी मामला है 137 में, और जो क्रिमिनल मामला है क्रिमिनल वो 134 में है, 134 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो सतत लक्ष्यों के बारे में बताना है कि 4 सतत लक्ष्य दिए गए हैं एसडीजी गोल, इसको 2020 से लेके 2015 से लेके 2030 तक में प्राप्त करना है। इसके बारे में सेपरेट हमने वीडियो बनाया है मेरे चैनल पे, वहां से देख सकते हैं आप। एसडीजी गोल के बारे में क्या किस में दिया गया है, मिलान कराता है। ठीक है, तो आर्टिकल जो 13 में, लक्ष्य 13 में क्या है? तो लक्ष्य 13 में जलवायु कार्यवाही दिया हुआ है। ठीक है, गलत दिया है ये, जलवायु का सुमेलित नहीं, तो पहला ही सुमेलित नहीं है। जलवायु समन सही है, पहला सही है। जलवायु समन का प्रयास मतलब कि जलवायु कार्यवाही ठीक दिया है। 5वां है भूखमरी से मुक्ति दिया है, तो 5वें में लैंगिक समानता है। लैंगिक समानता, लैंगिक समानता ये 2 में, एसडीजी गोल 2 में ये दिया गया है, भूखमरी से मुक्ति। लक्ष्य 12 में जिम्मेदारियों के साथ उपभोग और उत्पाद, ये ठीक है। ग्रामीण संवहनी शहरी सामुदायिक विकास भी दिया गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी जो है मैंने एक सेपरेट वीडियो में एसडीजी गोल के बारे में बता दिया, सारे जो एग्जाम में पूछता है बार बार सब बता दिया गया है। 52 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में आया था। ठीक है, 2 हो गया। धन शोधन निवारण अधिनियम जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए 2002 में आया था। पीएमएलए काफी न्यूज में था, तो 2 में आया था। अंतर्देशीय पोत विधेयक, इनलैंड वेसल्स बिल जो आया था वो कब आया था? तो 2021 में आया था, वो 2004 हो गया। दिवालिया और दिवालियापन जो संहिता थी 2016 में आई थी, 3 हो गया। ठीक है, धन शोधन अधिनियम जो है था 2002, 1 होगा धन शोधन का, तो 2 1 4 3 सही है इसका, 2 4 3 ये डी वाला सही है। ठीक, अगला है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्या है इसमें विचार करना है? तो पहला है इसमें कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत को अगले 2 दशकों तक प्रति वर्ष 8% की दर से विकास करना होगा, ये कहा गया है समीक्षा, आर्थिक समीक्षा 2024-25 में कहा गया है। ठीक है, ठीक है, पहला सही है। दूसरा है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर जो है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है 41.7% है, जो कि 50% से अधिक के वैश्विक औसत से कम है। तो ये भी सही है, दोनों ही इसमें कथन सत्य दिए हुए हैं। सी सही है, तो आर्थिक समीक्षा से है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये भी ठीक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें कौन सा सुमेलित नहीं बताना है? तो यूपीएस लिखा हुआ, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये ठीक लिखा है। दूसरा लिखा है यूपीएस लिखा है, फिर दूसरा क्या लिखा है? एसएमपीएस लिखा है, स्विच्ड मॉड्यूल पावर सप्लाई। तो मॉड्यूल नहीं रहेगा, मोड रहेगा, स्विच मोड पावर सप्लाई होगा। ठीक है, जो मॉड्यूल लिखा है ये गड़बड़ है यहाँ पे, तो बी वाला ही गड़बड़ है, यही सही नहीं है।
बाकी GIC लिखा है, DEC लिखा है, DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी ठीक लिखा है। GIS लिखा है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी सही लिखा है। तो इसका बी वाला गलत है, बाकी सब सही लिखा है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकन रेल जो है निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? तो अमेरिकन अमेरिकन रेल किस किस्म की किसका है, किस फसल की किस्म है? केला की नहीं है, अनानास की नहीं है, आम की नहीं है, ये सेब की किस्म है। डी आंसर सही है, ये सेब की किस्म है, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसान जिसके पास के बीच भूमि हो तो उसे अर्ध मध्यम किसान के रूप में जाना जाता है। तो कितना होना चाहिए? तो 2 से 4 के बीच अगर हो तो उसको अर्ध मध्यम किसान कहा जाता है। कि 1 से 2 हो या 3 से 5 हो या 4 से 6 हो, तो कितना होना चाहिए? तो 56वें का बी आंसर सही है कि 2 से 4 हेक्टेयर के अगर बीच में भूमि है तो उसको अर्ध मध्यम कहेंगे, ठीक है, हेक्टेयर। 57वां क्वेश्चन है कि सिंधी छम निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य का एक लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है? तो सिंधी छम जो है निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य का एक लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है? तो कौन सा है ये? तो सिक्किम का है, बी आंसर सही है इसका, सिक्किम है। असम का भी नहीं है, मणिपुर नहीं है, त्रिपुरा नहीं है, सिक्किम है ये, बी आंसर सही है इसका 57वें का, ठीक है। सिंधी छम सिक्किम का एक लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है, ठीक है। और ये जो है कंचनजंगा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह सिक्किम क्षेत्र का लोक नृत्य है, ठीक। अगला है लोक नाट्य कलाएं हैं और राज्य दिया हुआ है। तो 10 कठिया कहाँ की है? भवई, अंकिया नाट और भांड पाथेर, ये कहाँ कहाँ के हैं? सुमेलित नहीं है, हमको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो 10 कठिया जो है उड़ीसा का है, ठीक है। भवई जो है गुजरात लिखा है, ये राजस्थान का है, ठीक है। बी वाला नहीं सही है। अंकिया नाट जो है असम का है, ये ठीक है, अंकिया नाट। और भाड़ पाथेर जो है जम्मू और कश्मीर का है, ये भी सही है। तो इसका बी वाला मामला गड़बड़ है इसमें, ठीक है, बी वाला सही सुमेलित नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि द्रविड़ भाषा समूह में सबसे कम बोली जाने वाली नवीनतम भाषा कौन सी है? तो द्रविड़ भाषा समूह में सबसे कम बोली जाने वाली नवीनतम भाषा का बताना है कि वो कौन सी है। तो मलयालम भाषा है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है। तो ये तीनों अधिक बोली जाती है, मलयालम थोड़ा कम बोली जाती है। ये आंसर सही है, मलयालम भाषा द्रविड़ समूह में सबसे कम बोली जाने वाली एक नवीनतम भाषा है। अगला है भारतीय युग समय काल क्या है? तो भारतीय युग समय काल, तो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतीय युग कहा गया है, ठीक है। इस युग की जो सीमा थी वो 1868 से शुरू हुई थी और 1893 तक चली थी, ये भारतीय युग की सीमा, ठीक है। भारतीय युग, ए आंसर सही है इसका, भारतीय युग यही इस युग कहा जाता है। अगला है 61 नंबर की ग्लोबल विंड समिट का पहला संस्करण 2018 में किस देश के हैम्बर्ग शहर में आयोजित किया गया था? तो कौन सा देश था? बस यही पूछने का मतलब कि हैम्बर्ग कहाँ पे है, बस सिंपल बताना है आपको, हैम्बर्ग जो है वो है कहाँ। तो ऑस्ट्रिया में नहीं है, फ्रांस में नहीं, स्वीडन में नहीं है, वो जर्मनी में है, डी आंसर सही है। मैक्सिमम जो वर्ग है वो लगभग जो है जर्मनी में ही है। अगला है कि जैव ईंधन का उपयोग करते हुए भारत की पहली उड़ान अगस्त 2018 में देहरादून के किस राज्य में, किन केंद्र शासित प्रदेश में तक के लिए भरी गई? तो कहां से कहां भरी गई थी जैव ईंधन का उपयोग करके? तो उत्तर प्रदेश। जैव ईंधन उपयोग करते हुए भारत की पहली उड़ान अगस्त 2018 के देहरादून से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तक भरी गई? तो बताना है आपको। तो दिल्ली तक भरी गई थी, सी आंसर सही है इसका, दिल्ली तक, ठीक है। अगला है कि सौर ऊर्जा के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा सत्य है? तो सौर ऊर्जा हरे पौधों के क्लोरोफिल द्वारा विकिरण ऊर्जा के रूप में अवशोषित की जाती है। अच्छा, कौन सा सही है बताना है। पहला सही है कि सौर ऊर्जा हरे पौधों के क्लोरोफिल द्वारा विकिरण के रूप में अवशोषित की जाती है, ये बात सही है। दूसरा कि हरे पौधे सौर ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं जो कार्बनिक अणुओं के रूप में संचित होते हैं, तो ये भी बात सही है। दोनों ही कथन सत्य है इसके, सी आंसर सही है इसका, ठीक है, सी आंसर इसका ठीक है। अगला है कि जिन पौधों को वृद्धि के लिए 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के निरंतर तापमान की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? तो वृद्धि के लिए 30 से 40 डिग्री के बीच का अगर टेम्परेचर चाहिए उसको उसको क्या कहता था? अधिक टेम्परेचर चाहिए होता है इसको, तो क्या कहेंगे? माइक्रोथर्म्स कहेंगे, मेगाथर्म्स, मेसोथर्म, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा थर्म कहेंगे उसको हम? तो उसको मेगाथर्म कहेंगे, बी आंसर चाहिए। तो जिन पौधों को 30 से 40 सेल्सियस के तापमान की जरूरत होती है उन्हें मेगाथर्म कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो पौधे आते हैं वो मेगाथर्म में आते हैं, बी आंसर सही है।
65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव नाइट्रोजन का स्थिरांक नहीं करता। तो नाइट्रोजन का स्थिरांक कौन सा नहीं करता है उसको बताना है। तो राइबोजियम तो करता है, एजेटोबैक्टर भी करता है, नील हरित शैवाल भी करता है, और क्लास्ट्रीडियम भी करता है। तो चारों तो करते हैं इसमें भाई। सभी नाइट्रोजन के स्थिरांक की प्रक्रिया में भाग लेते हैं भाई। ठीक है, राइबोजियम, एजोटोबैक्टर, नील हरित शैवाल और क्लास्ट्रीडियम। ठीक है, चारों करते हैं, स्टार लगा लीजिए। जैसे चारों करते हैं, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अगर चारों कहीं भी दिए हो तो चारों सत्य होते हैं। ठीक है, अगला है 66 नंबर का कि निम्नलिखित में से सल्फर डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत पूछ रहा है। तो औद्योगिक उत्सर्जन नहीं, भट्टियों है मगर प्रमुख नहीं है। मुख्य स्रोत पूछा है तो प्रमुख नहीं है, ये भी सही है। भट्टियों में ईंधन का जलना, ये भी ठीक है, इसमें से निकलता है। गंधक युक्त ईंधन का जलना, गंधक मतलब सल्फर। ठीक है, सल्फर युक्त जो होते हैं तो नीचे जलता है तो यहीं से निकलता है, तो सी आंसर इसका सही है। मुख्य स्रोत यही है, गंधक युक्त ईंधन का दहन से ये निकलता है। अगला 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो बायोम के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र जिसमें दोनों बायोम के पौधे या जानवर पाए जाते हैं के रूप में जाना जाता है। तो क्या है, दो बायोमों के बीच, तो क्या कहते हैं, दो बायोम हो गया, मान लीजिए कि ये जल बायोम है और ये स्थल बायोम है। ठीक है, तो इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इसको इकोटोन कहते हैं। ठीक है, इकोटोन कहते हैं इसको। ये अधिक जैव विविधता वाला होता है। इन दोनों, इससे और इससे भी जैव विविधता ज्ञात होती है, क्योंकि यहाँ पे दो लोग, इसके भी जीव होते हैं और इसके भी जीव होते हैं, स्थल और जल दोनों के जीव होते हैं। तो उसके क्षेत्र को जो संक्रमण क्षेत्र होता है हम इकोटोन कहते हैं। सी आंसर इसका सही है। अगला है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा हरित जलवायु कोष की स्थापना कब की गई थी। तो हरित जलवायु कोष की स्थापना जो है वो कब की गई थी, 2008 में, 2010 में, 2012 में, 2014 में। तो 2010 में की गई थी। बी आंसर इसका सही है। ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड की जो है स्थापना यूएनएफ ट्रिपल सी द्वारा, यूएनएफ ट्रिपल सी 2010 में की गई थी। ठीक है, बी आंसर सही है इसका। अगला गोल्डन मैन पुरस्कार संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है गोल्डन मैन पुरस्कार। तो जल संरक्षण से है कि वायु संरक्षण से है, प्रदूषण प्रदूषण संरक्षण से है, पर्यावरण संरक्षण से है। तो गोल्डन जो मैन अवार्ड है 1989 से शुरू है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो गोल्डन फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है इसको पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। डी आंसर इसका सही है कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। ठीक है, डी वाला आंसर ठीक है। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कार्बन टैक्स कब लागू किया गया था। तो कार्बन टैक्स भारत में कब लागू किया, 2005 है, 2008 है, 2012 है, 2010 है। तो कब लागू किया गया था भैया, तो 2010 में लागू किया गया था। डी आंसर सही है, कार्बन टैक्स 2010 में लागू किया गया था। अगला है, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक है। दशकीय वृद्धि सर्वाधिक है किस जिले की, जनसंख्या सबसे अधिक बढ़ी थी। तो गौतम बुद्ध नगर की सर्वाधिक है। ठीक है, श्रावस्ती की रिंग, बी आंसर सही, गौतम बुद्ध नगर की है। ठीक है, तो इसको 49.1% के रेट से बढ़ा है। ठीक है, गाजियाबाद 41%, और जो श्रावस्ती है काफी कम था, इसका 30.3% था। तो बी आंसर सही है इसका। अगला है, इसमें 72 क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले का इनका जनसंख्या घनत्व 242 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार किसी भी जिले में गिने जाने वाला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो सोनभद्र है, महोबा है, हमीरपुर है, या इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा जिला है, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, वो ललितपुर है, ललितपुर था वो, इंपॉर्टेंट है, ललितपुर था, 242। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से उस धातु का चयन कीजिए जिसकी अक्रियशीलता सबसे कम है। तो सबसे कम अक्रियशील कौन है, इसके बारे में बताना है। तो गोल्ड है, सिल्वर है, मरकरी है, कॉपर है। सबसे कम गोल्ड का है, ए आंसर सही है। सर्वाधिक सबसे कम गोल्ड है। ठीक है, फिर आता है सिल्वर, फिर आता है मरकरी, फिर आता है ये कॉपर। ठीक है, ये पूरा आता है। सबसे कम इसी का है, सबसे अधिक कॉपर का है, क्रियाशील सबसे अधिक कॉपर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्मिथ स्मिथ सोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है।
तो स्मिथ सोनाइट किसका है? इसका बेरियम का है, जिंक का है, फास्फोरस का है, मैग्नीशियम का है। तो मैंने इसको कराया है अपने क्रैश कोर्स में। तो अपने क्रैश कोर्स अगर नहीं देखा तो क्रैश कोर्स मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। RIR क्रैश कोर्स है, यूपीपीसीएस RIR जो क्रैश कोर्स है उसमें इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बेरिलियम है, जिंक है, फास्फोरस है, मैग्नीज है। किसका है ये? 74वें का बताना है। तो जिंक का है, बी आंसर सही है, जिंक का। स्मिथो साइन साइन स्मिथो स्मिथ सोनाइट, ठीक है। अगला है कि 28 सितंबर 2011 को मुजफ्फरनगर जिले से किस जिले को प्रबुद्ध नगर के रूप में पृथक किया गया है? तो शामली को अलग किया गया है, सी आंसर सही है, शामली को अलग किया गया है। प्रबुद्ध नगर के रूप में शामली को अलग कर दिया गया है। अगला है आर्थिक समीक्षा 2025 24-25 के अनुसार इनकी कथनों पर विचार करना है। तो पहला है अक्षय ऊर्जा और उत्सर्जन के क्षेत्र में भारत की 46.8% बिजली क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन से आती है। भारत का लक्ष्य 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा से बिजली उत्पादन को बढ़ाकर 50% तक करना है, ठीक है। बता रहे हैं कौन सा सही है इसमें। तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, पूछ रहा है गलत, पूछ रहा है कौन सा गलत, इसको बताना है हमको। पहला तो ठीक है इसका, ठीक है, कि हम अभी जो है 2024-25 के अनुसार 46.8% बिजली है। हम क्या कर रहे हैं, तो अक्षय ऊर्जा और उत्सर्जन के क्षेत्र में भारत को 48% पे बिजली गैर जीवाश्म ईंधन से आती है। 2030 तक हम इसको 50% करना है। दूसरा है किसान को उसकी उनकी कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किफायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या 7.75 करोड़ तक पहुंच गई है, तो ये भी सत्य है। तीसरा है पीएम सूर्य घर के तहत अब तक 10 लाख छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियां स्थापित की जा चुकी हैं, तो ये गलत है। तीसरा वाला गलत है। क्यों गलत है? कि दिसंबर 2024 के अनुसार मार्च 2025 तक 10 लाख जो है स्थापित होने की उम्मीद है इनको 10 लाख की। अभी किया नहीं गया, ठीक है, क्योंकि जल्दी ही चालू की गई पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफ टॉप पे सोलर रूफ टॉप लगाना है, छतों पे सौर पैनल लगाना है। तो इसका तीसरा वाला गलत है, सी वाला आंसर सही है, इसका तीसरा गलत है, बाकी एक दो सही है इसके। अगला है कि कॉर्पोरेट रुपे क्रेडिट कार्ड या ई स्वर्ण इस बारे में कौन सा कथन सही है? तो कॉर्पोरेट रुपे कार्ड जो देखें, रुपे क्रेडिट कार्ड इस स्वर्ण ई स्वर्णा, तो ई स्वर्णा के बारे में क्या सत्य है? पहला इसमें कि 26 दिसंबर 2023 को इंडस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड ई स्वर्ण लॉन्च किया, तेसर से है। दूसरा है कि इंडस बैंक एक कारपोरेट क्रेडिट कार्ड के साथ यूपीआई क्षमता को एकीकृत करने वाला देश का पहला बैंक बना है, ये भी बात सही है। दोनों कथन सही है, डी आंसर सही है, दोनों ही सत्य हैं। तो इंडस बैंक ने अभी काफी इसमें मेहनत किया है, दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कि सेंट्रल ग्लास एंड सिरोमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो भीलवाड़ा है, रायगढ़ है, कोलकाता है, तिरुचिरापल्ली है। तो कहाँ पे है ये बताना है। कोलकाता के पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, सी आंसर इसका सही है 78वें का, ठीक। तो केंद्रीय कांच एवं मृतिका अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो मृतिका अनुसंधान कोलकाता में स्थित है, ठीक। 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो पशु है और नस्ल है, तो गाय का है भकरवाल, भैंस का है हल्लीकर, भेड़ का है जाफराबादी और बकरी का है जखराना। तो कौन सा सुमेलित है इसमें बताना है। तो बकरी का जो है जखराना है, यही सुमेलित है, तो डी आंसर इसका सही है, ठीक है। गाय का है हल्लीकर, तो गाय का होता है हल्लीकर है, ठीक है, हल्लीकर कर्नाटक में, ठीक। भैंस का जाफराबादी गुजरात में है। भेड़ का जो है भकरवाल है, भेड़ का है भकरवाल, ऊन के लिए प्रसिद्ध है, ऊन के लिए। बाकी बकरी का सही है जखराना, ठीक है, जखराना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जखराना जो है दुधारू बकरी होती हैं ये। अगला सूची 1 सूची 2 से मिलाना है, फसल है और रोग है। तो धान में कौन सा रोग लगता है भैया? तो धान में खैरा रोग लगता है, एक हो गया। उसके बाद है बाजरा, ये कदन या बाजरा कहते हैं इसको। तो बाजरा या कदन में कौन सा रोग लगता है?
तो अर्गट रोग लगता है, ठीक है, 3 हो गया। तिल में कौन सा लगता है? तो तिल में जो रोग लगता है इसको फाइलोडी रोग कहते हैं, ठीक है, 2 हो गया। और बाकी गेहूं में करनाल बंट लगता है, तो 4 हो गया। तो 1 2 1 3 2 4 सही है इसका, 1 3 2 4 ए वाला आंसर जो है इसका सही है। हाँ, सीवे का ए आंसर सत्य है। अगला है इसमें, इक्यासी नंबर का है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की राजधानी दिल्ली 2022 में PM 2.5 स्तर के मामले में विश्व में 50 सबसे प्रदूषित शहरों में चौथा स्थान था। ठीक है, इक्यासियों के बारे में कह रहा है। तो विकल्प है इसमें बताना है गलत कौन सा है। तो पहला सत्य है इसमें। दूसरा है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में चार्ड, इराक, पाकिस्तान 3 सबसे प्रदूषित शहर थे, तो ये भी ठीक है। चौथा है, तीसरा है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार लाहौर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। इसके बाद चीन में हांटन और राजस्थान में भिवाड़ी आता है। ये भी सत्य, तीनों ही कथन सही है। गलत पूछा तो कोई भी गलत नहीं है, इसका डी आंसर सही है, तीनों सत्य है, कोई भी गलत नहीं है इसमें। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान किसी राज्य की राजधानी में स्थित है? किसी राज्य की राजधानी में कौन सा संस्थान स्थित है भैया? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में स्थित है। ए आंसर इसका सही है, पहला ही सत्य है इसमें। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज में है, प्रयागराज में है, ठीक है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो बकरी जो है मथुरा में। भारतीय साग भाजी या सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, ठीक है। तो लखनऊ में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है कि फल और सब्जी सबसे बड़ा उत्पादक कौन कौन सा है? तो केला का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र होता है, या आंध्र प्रदेश है, कौन सा है इसमें? महाराष्ट्र दिया ही नहीं है। केले का सबसे बड़ा उत्पादक, इसको भी क्रैश कोर्स में मैंने करा दिया है, आप वहां से देख सकते हैं, कृषि के नवीन आंकड़े में इसको दिया गया है। तो केला का सबसे बड़ा जो है उत्पादक है आंध्र प्रदेश। अमरूद का सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश। भिंडी का सबसे बड़ा है आपका गुजरात है। इसको ओकरा भी कहीं कहीं दिया रहता है, तो ओकरा का सबसे बड़ा है गुजरात है, 4 हो गया। अनानास का सबसे बड़ा कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है, 3 हो गया, ठीक है। 2 1 4 3 सही है इसका, 2 1 4 3 डी वाला जो आंसर है यही सत्य है इसमें। अगला है कि निम्नलिखित पर विचार करना है कथनों पर। वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रेषण, भारतीय बैंकों में एनआरआई द्वारा की गई जमा राशियां, उपरोक्त में से कौन सा गठन भुगतान संतुलन का हिस्सा है? तो भुगतान संतुलन का हिस्सा इसमें कौन कौन सी है? तो वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रेषण और भारतीय, तो इसमें सभी तो हिस्सा है उसके, ठीक है। तो जो 84 का आंसर होगा वो डी आंसर होगा, सभी भुगतान संतुलन के हिस्सा है, डी आंसर सत्य है। अगला है नवीन कृषि डेटा आंकड़ा 2023-24 के अनुसार विकल्प सही है कौन सा इसमें? तो इसको मैंने पढ़ा दिया है, इसको देख सकते हैं आप। तो भारत में कपास के उत्पादन में गुजरात का स्थान जो है वो प्रथम स्थान है, ये भी सत्य है। तो आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा कच्चा पाम ऑयल उत्पादक है, तो ये भी सत्य है। भारत में मध्य प्रदेश चने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ये भी सत्य है। तीनों ही कथन सही है, डी आंसर इसका सही है, तीनों ही कथन सही है। अगला है शहर है और उसके किनारे कौन सी नदी बसती है, बहती है, और नदी कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो बगदाद है टिग्रिस नदी, लाहौर है रावी नदी, किसांसा है पो नदी, नोम पेन है मेकांग नदी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें बताना है आपको। तो किसानसा जो है पो नदी पे नहीं है, किसानसा जो है कांगो नदी पे है, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जारे नदी भी कहते हैं इसको। सी आंसर इसका सही है, यही सही सुमेलित है, बाकी सब सही सुमेलित था। अगला है कि भारत और भूटान के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हुए असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 7 नवंबर 2024 को असम के किस जिले में दरांगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है? तो तामुलपुर में, डिब्रूगढ़ में, गोलाघाट में, मांजुली में। तो कहाँ पे ऐसा किया गया है भाई? तो तामुलपुर में किया गया है, ए आंसर से तामुलपुर में ऐसा किया गया है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि अबू अबूझ मंडिया जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो अबूझ मंडिया छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, या पश्चिम बंगाल है? तो बताना है 88 का। अबूझ मंडिया जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में एक विशेष जनजाति के रूप में आती है, पिछड़ी जनजाति के रूप में आती है? तो छत्तीसगढ़ में आती है, ए आंसर इसका सही है, छत्तीसगढ़ में आती है।
अगला, नीचे दिए गए विकल्पों के संदर्भ में या तथ्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है। तो छत्तीसगढ़ का भाटापार क्षेत्र सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सही है। सही उत्तर का चयन भी करना, पहला सत्य है। पश्चिम बंगाल का बेलगजिया क्षेत्र कांच उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। उड़ीसा का ब्रज राजनगर जो है कागज उद्योग के लिए फेमस है, ये भी सही है। तीनों कथन सही है, इसका सी आंसर सही है, तीनों ही सत्य हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित प्रसिद्ध गरियाबंद क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? तो गरियाबंद किसके लिए? स्वर्ण खनन, चांदी खनन, हीरा खनन, तांबा खनन। किसके खनन के लिए गरियाबाद प्रसिद्ध है? तो हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। गरियाबाद हीरा इंपॉर्टेंट है, ये हीरा खनन के लिए है गरियाबाद, छत्तीसगढ़ में। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रकार की स्थानांतरित खेती जो पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है बोगमा के नाम से जानी जाती है। तो किस में बोगमा, इसके बारे में बताएं हम। तो बोगमा मिजोरम में, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, किस में है बोगमा? तो ये मेघालय में है, मेघालय में बोगमा कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का कि तिलैया बांध परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तिलैया कहाँ पे है? तो पूछेगा झारखंड में है, बराकर नदी पे। सत्य पूछा है तो बराकर नदी उड़ीसा दिया तो गलत है, उड़ीसा नहीं है, झारखंड है। ठीक है। तो बराकर नदी का निर्मित तिलैया बांध परियोजना झारखंड राज्य में है, झारखंड राज्य लाभान्वित होता है इससे। भारत में पहला बहुउद्देशीय बांध तिलैया बांध है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा इसका सही है, बी आंसर सही है, दूसरा ठीक है। अगला है जवाहर नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? तो जवाहर नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान जो अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। तो कहाँ पे है ये? केरल में है, ए आंसर सही है, केरल में है। अगला है कि डुमस और ब्रत क्षेत्र गुजरात राज्य का हिस्सा है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डुमस उब्रत उब्रत डुमस उब्रत गुजरात का क्षेत्र है, किसके लिए प्रसिद्ध है? सवाना वनस्पति, मसूरी वनस्पति, शुष्क कंटीली वनस्पति या मैग्रो वन के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो मैग्रो वन के लिए प्रसिद्ध है, डी आंसर सही है इसका, मैग्रो वन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। कोरिंगा कहाँ पे है? कोरिंगा जो है एक मैग्रो वन का जो स्थल है, कोरिंगा आंध्र प्रदेश में है। रामनाथ जो पूछता है कभी कभी कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी मैग्रो वन के लिए प्रसिद्ध है। और ये यनम जो पुदुचेरी में यनम है, वहां पे भी मैग्रो वन पाए जाते हैं। अगला है दलहनी फसल में नाइट्रोजन स्थिरांक की प्रक्रिया को कौन सा रासायनिक तत्व होने देता है? तो मॉलिबेडनम है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। तो कौन सा इसमें बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 95 नंबर क्वेश्चन है, बताना है कौन सा सही है इसमें। तो उसमें मॉलिबेडनम होता है, मॉलिबेडनम। ठीक है। ठीक, तो रासायनिक तत्व जो है मॉलिबेडनम दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरांक की प्रक्रिया को होने देता है, ए आंसर सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बतावंग जलप्रपात, कुंचिकुल है, चचाई है, काइन रे काइन रेम है जलप्रपात है। तो 96 का कौन सा जलप्रपात है? तो कुंचिकिल जलप्रपात है, डी आंसर सही है, कर्नाटक में इंपॉर्टेंट है ये। कर्नाटक के जो शिमोग जिले में बराही नदी पर स्थित है कुंचिकल जो जलप्रपात, सबसे ऊंचे जलप्रपात के रूप में इसको जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई जो है 1493 फीट है। ठीक है। श्यामरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो इंपॉर्टेंट है, श्यामरी नदी केन की है, बेतवा की, दामोदर, चंबल। तो श्यामरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो केन की सहायक नदी है, ए आंसर सही है, केन की सहायक नदी श्यामरी है। 98 है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को गुजरात राज्य की सबसे दक्षिणी पहाड़ी के रूप में जाना जाता है? तो कच्छ की पहाड़ी है, मांडव पहाड़ी है, बरदा पहाड़ी है, गिरनार की पहाड़ी है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा है गुजरात की प्रमुख पहाड़ी? सबसे गिर की पहाड़ी, उत्तर से अगर दक्षिण हम जाते हैं, क्या पूछा है? सबसे दक्षिणी पहाड़ी जाते हैं, तो उत्तर से अगर हम दक्षिण जाते हैं, ठीक है, तो सबसे दक्षिण में गिर की पहाड़ी आती है। गिरनार और गिर की अलग अलग है, तो गिर की पहाड़ी आती है, गिर की पहाड़ी इसमें दिया नहीं है। तो दक्षिण गुजरात की राज्य की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, गिर को कहा जाता है, गिर पहाड़ी सबसे दक्षिणतम है, गिरनार नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर उत्तर से हम देखते हैं, तो उत्तर में सबसे पहले कच्छ की पहाड़ी आती है, कच्छ की आती है। ठीक है।
फिर उसके बाद में आएगी आपका मांडव की पहाड़ी, फिर आएगा बरदा पहाड़ी, फिर आएगा गिरनार, फिर आएगा गिर पहाड़ी। ठीक है, तो इस तरह से आता है पूरा। लास्ट में गिर रहेगा, स्टार लगा लीजिए इस पे, गिर गिर रहेगा इसमें। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या सही है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 जुलाई 2024 को जियो फाइनेंशियल सर्विस को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में बदलने की मंजूरी दी थी। तो पहला शब्द है इसमें, पहला कथन सही है। दूसरा है कि भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा, जिसे स्टेच्यू ऑफ यूनियन का नाम दिया गया है, का अनावरण यूएसए के टेक्सास ह्यूस्टन में श्री अक्षलक्ष्मी मंदिर में किया गया है। तो ये भी बात सत्य है। पहला दूसरा तो सही है। तीसरा है इसमें कि केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यम के लिए कृषि कोष या एग्री श्योर शुरू करेगा। तो तीनों ही कथन सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये करंट अफेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें तीनों। सी ऐसा सही है, अकेले अकेले भी पूछा जा सकता है इसको। अगला है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 से 25 के अगले 5 वर्षों में कितने लाख व्यक्तियों को लिए रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था। कितने व्यक्तियों का रोजगार देने का लक्ष्य इन्होंने रखा था। तो 4 लाख रखा था। सी आंसर इसका सही है, 4 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में अवस्थित है, ये पूछ रहा है। तो गोवा में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं है। सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम है। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला है, तो इसमें डी आंसर सही होगा इसका। अगला है 102 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी। तो सबसे कम थी, निगेटिव में थी, नागालैंड की थी। ठीक है, निगेटिव में थी नागालैंड की। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है नवीन खनिज डेटा के आंकड़े के हिसाब से। तो नवीन खनिज डेटा आंकड़ा के अनुसार मैंने इसको एक वीडियो बना दिया है। आप उसको कृषि खनिज और कृषि डेटा आंकड़ा 2024 नया नया जो आया है उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पे आप। ठीक है, तो पहला कि खनिज है और उत्पादन में प्रथम राज्य कौन से है। तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है। तो बॉक्साइट के उत्पादन में सर्वाधिक जो बॉक्साइट है कौन करता है। तो उड़ीसा 76% अकेले करता है। ठीक है, साधारण नमक गुजरात में सर्वाधिक होता है। तो साधारण नमक जो है गुजरात करता है। जिंक जो है राजस्थान करता है। इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और यूरेनियम आंध्र प्रदेश करता है, 4 हो गया। तो 1 2 3 4 इसका ए आंसर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है कि ऊर्जा का पिरामिड निम्नलिखित में से किस परिस्थिति तंत्र में उल्टा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में उल्टा बनता है, इसको हमने बताया है अपने पर्यावरण के क्रैश कोर्स में। ठीक है, तो घास के मैदान में नहीं, वृक्ष में नहीं, तालाब में बनता है। तो पानी में जो है, सॉरी पानी में नहीं, 1 मिनट, जो ऊर्जा का पिरामिड निम्नलिखित में से किस परिस्थिति तंत्र में उल्टा बनता है। तो ये मैंने बता दिया था आपको, बायोमास का बताया था। बायोमास का जो है पिरामिड तालाब में जो है उल्टा बनता है। मगर जो आपका ऊर्जा का पिरामिड याद है, ये फोकस यहाँ पे जरूर रखिएगा। ऊर्जा का पिरामिड जो कभी उल्टा नहीं बनता, कभी भी उल्टा नहीं बनता है। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जो ऊर्जा जाती है उसी को हम कहते हैं ऊर्जा का, मतलब कि उसी को जो दर्शाता है उसको ऊर्जा का पिरामिड कहा जाता है। ठीक है, तो वो हमेशा सीधा बनता है। इसका डी आंसर सही है, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ऊर्जा का पिरामिड कभी सीधा बनता ही नहीं है, तो सॉरी कभी उल्टा बनता ही नहीं, हमेशा सीधा बनता है। 105 नंबर क्वेश्चन है कि 8 जुलाई 2024 को निम्नलिखित में से भारत का प्रथम निफ्टी ऑयल एंड गैस ईटीएफ लॉन्च किया गया। तो फर्स्ट निफ्टी ऑयल एंड गैस लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया। रिलायंस म्यूचुअल फंड ने, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने। तो इसको किसने लॉन्च कर दिया है इसको। तो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड जो है प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने जारी किया। डी आंसर सही है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला है कि नवीन खनिज डेटा 2024 में के संबंध में क्या गलत है। तो भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, इसके बारे में बात हो चुकी है। तो पहला ही गलत है इसमें। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है, सेकेंड सबसे बड़ा है, सेकेंड लार्जेस्ट है, चौथा नहीं है, दूसरा है, सेकेंड है, इसलिए गलत हो गया। चीन विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, दे सकते हैं। भारत के पास विश्व का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है, तो ये सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास विश्व का सबसे बड़ा कोयला भंडार है, तो ये भी सत्य है। इसका पहला ही गलत है, ए आंसर सही है इसका। ये गलत पूछा था तो पहला ही गलत है इसमें, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है
कह रहा है कि लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शब्द से आप क्या समझते हैं? तो लाओ पीपुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? एक द्वीप है, एक देश है, एक समूह है, एक गर्त है। तो क्या है ये 107वें का? तो एक देश है ये। लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एक देश है। लगता है कि किसी पार्टी का नाम है, मगर ये है भाई देश। ठीक है। तो एशिया में 12 भू जो आबद्ध देश हैं, जिसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और लाओ पीपुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसको लाओस कहते हैं हम लोग। लाओस इसी को कहते हैं, लाओस इसी को। ठीक है। इसका बी आंसर सही है, एक देश है और वो भी लैंडलॉक कंट्री है, किसी समुद्र से सीमा साझा नहीं करता। 108 है कि उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला कौन सा जिला? सहारनपुर तो नहीं है, रामपुर है, बरेली है, महाराजगंज है। तो महाराजगंज तो करता है। ठीक है। तो कौन करता है भैया? तो डी है, महाराजगंज। इसको मैप में हमने बताया है, उत्तर प्रदेश स्पेशल वाले में मैप में हमने बताया है इसको कौन करता है। तो महाराजगंज करता है। शॉर्ट 10 मिनट की जो वीडियो है उसमें भी इसको बताया गया है कौन करता है। तो छोटा वीडियो हमने डाला था उत्तर प्रदेश के बारे में, कौन सा जिला कौन साझा करता है, कौन सा राज्य कहाँ पे टच करता है, तो उसके बारे में देख लीजिएगा, वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। 109 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? तो विश्व व्यापार संगठन नहीं, विश्व आर्थिक मंच। तो बी आंसर सही है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट या ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका बी आंसर सही है। पंत प्रसाद मैथिली शरण पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंत प्रसाद और मैथिली शरण के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, हरिवंश, हरिशंकर परसाई, रामधारी सिंह दिनकर या प्रेमचंद्र। तो कौन से हैं इसमें भाई? कौन है इसमें? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, सी आंसर सही है। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, सी वाला आंसर सही है 110वें का। 111 नंबर क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2023 में आई है, इसके लिए भी मैंने वीडियो करा दिया है कि वन स्थिति रिपोर्ट का फॉरेस्ट सर्वे 2023 के अंदर जो नया नया आया है उसका वीडियो मैंने करा दिया, आप चैनल पे देख सकते हैं। इसके अनुसार कौन सा गलत है बताना है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन आवरण जो है 21.76% है। तो गलत पूछा है आपसे। तो पहला सही है कि जो केवल वन जो है वो 21.76% है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वृक्ष आवरण 3.41% रहा है, ये भी बात सही है। ठीक है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 2.33% क्षेत्र झाड़ियां हैं, तो ये गलत है। 1.33% जो है केवल झाड़ियां हैं, 2.33 नहीं है। तीसरा केवल गलत है, सी आंसर सही है। केवल 3 गलत है इसमें, बाकी पहला भी सही है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो कुल वन आवरण जो है 21.76% है, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वृक्ष आवरण जो है 3.14% है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वन एवं वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि वाला जो शीर्ष राज्य है छत्तीसगढ़ है, पहला कह रहा है ये। ठीक है। तो सही नहीं है बताना, पहला सही है। तो सबसे अधिक जो वन एवं वृक्षावरण में जो अधिकतम वृद्धि हुई है वो छत्तीसगढ़ में हुई है। दूसरा है वन एवं वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि वाला दूसरा शीर्ष राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि वन एवं वृक्षावरण में सर्वाधिक कमी वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है, तो ये बात भी है, सबसे अधिक कमी जो हुई है वो मध्य प्रदेश में हुई है। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कौन सा गलत है, तो इसमें से कोई गलत नहीं है, डी आंसर सही है इसका। तो पूरा समझ लीजिए, एक तरह से रिवीजन ही करा रहा है ये, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है। तीनों कथन सत्य हैं इसमें, इसलिए कोई गलत नहीं है इसमें, डी आंसर सही है। गलत पूछा था। अगला है कि निम्नलिखित में से बताना है कि भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे अधिक मैंग्रोव वन आवरण में वृद्धि किस राज्य में हुई है? सबसे अधिक मैंग्रोव वन जो बढ़े हैं वो किस राज्य में बढ़ा है? तो वो बढ़ा है आपका तमिलनाडु में नहीं बढ़ा है, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में बढ़ा है, सी आंसर सही है। 12 किलोमीटर के आसपास 12.39 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव का जो है एरिया बढ़ा है इसमें। ठीक है। तो 13.01 किलोमीटर के साथ प्रथम स्थान पे है, मगर जो 12.39% 39 वर्ग किलोमीटर के में बढ़ा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सेकेंड स्थान पे। सबसे पहला कौन है?
तो आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे, दूसरे पे महाराष्ट्र है। ठीक है, अगला है कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता। अगला क्वेश्चन है इसमें, कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो कौन सा मेल नहीं खाता है, तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है, सतत और नागरिक अनुकूल शहरी आधारभूत संरचनाओं का विकास करना इसमें स्मार्ट सिटी में आता है। ठीक है, पहला सही है। दूसरा, अमृत शहरी क्षेत्रों में गरीबी कम करने, कमी लाना, आजीविका के अवसर को बढ़ावा देना, ये नहीं है। तीसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करना, ये भी सत्य है। स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन का विस्तार करना भी सत्य है। इसका बी वाला जो आंसर है गड़बड़ है, बी ही सही है, नहीं यही मेल नहीं खाता है। तो अमृत मिशन जो था वो किसके लिए था, तो इसका उद्देश्य जो था शहरों में आधारभूत सेवाओं में सुधार करना, जिसमें जल आपूर्ति, स्वच्छता और सार्वजनिक परिवहन शामिल इसमें किया गया था। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश बजट के अनुसार 2025-26 के अंतर्गत नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि को आवंटित किया गया है। तो 124 करोड़ दिया गया है, बी आंसर से सही है, 124 करोड़ दिया गया है। वर्तमान में गन्ना मूल्य भुगतान के मामले में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पे है। तो गन्ना भुगतान मामले में देश में प्रथम स्थान किसका है, बताना है आपको। तो उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है, ए आंसर सही है, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला स्थान है। ठीक है, 2022-23 के अनुसार गन्ना मूल्य भुगतान के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर था। अगला है, केंद्रीय बजट में कौन सा विकल्प सही नहीं है, बताना है। तो कौन सा सही नहीं है बताना है केंद्रीय बजट में। तो पहला है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है, तो सही है। भारत में पूर्ण रूप से निवेश करने वाली बीमा कंपनियां के लिए एफडीआई सीमा बढ़ाकर 100% कर दी गई है, तो भी सत्य है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, ये भी सही है, डी है इसमें। केंद्रीय बजट 2025-26 में छात्रों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए सरकारी स्कूलों में 40,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करने की घोषणा की गई है। तो कितनी घोषणा की गई इसमें बताना है आपको। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब खुलेगी, 50,000, 40,000 नहीं, इसलिए ये डी वाला गलत है, इसमें डी आंसर से यही गलत है। अगला, 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो कौन सा बना है, तो राजस्थान बन गया है, बी आंसर सही है, राजस्थान बन गया है सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला। अगला है कि हरियाणा सरकार ब्रिटेन सरकार के साथ मिलकर हरियाणा के किस जिले में फलों और सब्जियों के प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करेगी। तो कहाँ पे फलों और सब्जियों के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की जा रही है, तो पंचकुला में, ए आंसर इसका सही है, पंचकुला में ऐसा किया जा रहा है। तो इस केंद्र का निर्माण 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है, 2026 तक पूरा हो जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस एवं ऑस्ट्रिया की यात्रा के बारे में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन है, रूस एवं ऑस्ट्रिया के बारे में जो यात्रा की थी, कौन सा कथन सही है, बताना है इसमें। तो पहला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जुलाई से 10 जुलाई तक 2024 तक रूस और ऑस्ट्रिया के आधिकारिक यात्रा पे थे, पहला सही है। नरेंद्र मोदी ने 8 से 9 जुलाई 2024 तक 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया और 9 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रिया का दौरा किया। तो कौन सा इसमें सही है, तो पहला तो ठीक है इसमें। दूसरा है कि 8 से 9 जुलाई तक 23वां नहीं था, 22वां था, 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन था, तो गलत हो गया। ठीक है, तीसरा, नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया की यात्रा 31 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। 31 वर्षों में नहीं, 41 वर्षों में, ये भी गलत हो गया। 41 वर्षों में पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी, केवल एक इसमें सही है, ए वाला सही है, बाकी दोनों गलत हैं। ठीक है, वो 22वां था, इसमें 41 वर्ष था। अगला कि भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए संयुक्त राष्ट्र को कितनी धनराशि का योगदान दिया था। तो भारत ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कितनी धनराशि के आवंटित दिया था यूएन को भारत ने। तो 1.02 मिलियन डॉलर, 1.16 मिलियन डॉलर, 1.27 मिलियन डॉलर, 1.36 मिलियन डॉलर, कितना मिलियन डॉलर दिया था, तो 1.16 मिलियन डॉलर, इसका बी आंसर सही है। भारत के अस्थायी मिशन के प्रभावी आर रविंद्र ने 27 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संचार विभाग के समाचार एवं मीडिया प्रभार के निदेशक इयान फिलिप्स को विश्व संगठन में हिंदी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी में यूएन परियोजना के लिए यह चेक सौंपा था। ठीक है, अगला कि 5 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान में चयापचय या यकृत रोग को रोकने और इसके इलाज के लिए
एक वर्चुअल नोड इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क इनफ्लीमेन का शुभारंभ किया गया। इनफ्लीमेन का शुभारंभ किया गया, किसके द्वारा किया गया शुभारंभ इसका? तो मोदी द्वारा, अमित शाह द्वारा, मोदी जी द्वारा, अमित शाह जी द्वारा, जितेंद्र सिंह द्वारा, श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा। किसके द्वारा किया गया था ये? तो जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। सी आंसर इसका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताना है। सही कथन कौन कौन से हैं बताने हैं। तो यूरेनियम 233 का उपयोग करने वाला विश्व का पहला थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र भवानी तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया गया। तो यही सत्य है। ठीक है। तो यूरेनियम 233 का उपयोग करने वाला विश्व का पहला थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र भवानी तमिलनाडु में स्थापित किया गया, कलपक्कम में। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने 21 मार्च 2024 को आयोजित यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे कार्यक्रम में भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया। तो दोनों कथन सही है। सी आंसर सही है। भाषा नेट पोर्टल जो लॉन्च हुआ है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे के कार्यक्रम में, इसको जो 21 मार्च 2024 को मनाया गया, भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया गया। इसमें दोनों कथन सही है। डी इसका सी वाला आंसर जो है, तो सी आंसर सही है इसका। 124 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गुयाना यात्रा की आधिकारिक यात्रा के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो गुयाना जो प्रधानमंत्री गए थे उसके बारे में क्या गलत है बताना है। ठीक है। तो 20 से 21 नवंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना की आधिकारिक यात्रा की थी। दूसरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 वर्षों में गुयाना की यात्रा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है। तीसरा है, इस यात्रा के दौरान भारत एवं गुयाना की कृषि, यूपीआई, रक्षा संबंधी समझौते तथा 10 संहिता समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किया गया। तो कौन सा इसमें कथन सही है? पहला और तीसरा तो सही है, दूसरा इसमें गलत है। तो क्या पूछा है? तो गलत पूछा है, तो दूसरा केवल बी इसका आंसर होगा, क्योंकि बी वाला गलत है इसमें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 56 वर्षों में गुयाना की यात्रा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए, तो 56 नहीं है इसमें। ठीक है। पहले प्रधानमंत्री बने हैं, दूसरे नहीं, पहले फर्स्ट प्रधानमंत्री। बी वाला आंसर सही है इसका। अगला है कि BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी भारत के किस शहर में की जाएगी? तो सिलचर है, डिब्रूगढ़ है, गुवाहाटी है, दिसपुर है। तो BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन होगा वो कहाँ पे होगा? तो गुवाहाटी में होगा। सी इसका आंसर सही है, गुवाहाटी में होगा। अगला 126 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है बताना है इसमें। छत्तीसगढ़ स्थित सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको सेल कहते हैं, की शाखा भिलाई स्टील प्लांट द्वारा अपने मरोदा वन जलाशय में राज्य की पहली 15 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित की जानी है। इसमें राज्य की 126वें का जो है, पहला तो सही है। दूसरा है कि ब्रिक्स खेल 2024 का आयोजन रूस द्वारा कजान और मॉस्को में 12 से 24 जून तक किया गया था। तो दोनों कथन सही है इसके। बी आंसर से दोनों ही कथन सही है। अगला है 127 नंबर में पूछ रहा है कौन सा गलत है इसमें। गलत कौन सा है? तो कल्याण चालुक्य वंश का 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के महबूब नगर के जेड चेरेला मंडल स्थित मंदिर नगर गंगापुर में प्राप्त हुआ है। तो गलत कथन पूछा है, तो पहला इसमें सही है, पहला गलत नहीं है। दूसरा है रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने ने मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के 300 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया है। ठीक है। तो रक्षा सचिव ने जारी किया है इसका 250 वर्ष पूरे होने पे, 300 नहीं, 250 वर्ष पूरे होने पे सिक्का जारी किया गया है। ठीक। तो दूसरा वाला गलत हो गया, केवल एक सही है। तो गलत कथन पूछा तो बी वाला केवल सही है, केवल 2 गलत है इसमें। अगला है कि दिए गए शब्द को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पे आएगा। तो इसमें सब में पी पहले दिया हुआ है, पी। ठीक है। ई सब में दिया हुआ है, आर सब में है, बस लास्ट वाले में आर नहीं है, ओ है। तो आर के बाद वो आता है, तो इसका काम खत्म हो गया, दूसरे स्थान पे नहीं आएगा। ठीक है। आर के बाद यस है, आई है,
तो यस जो है वो बाद में आता है, आई पहले आता है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले स्थान पे कौन होगा इसमें? तो आई आई दोनों कॉमन है, यस पहले आएगा कि ओ पहले आएगा, इसी में बताना है कौन पहले आएगा इसमें। इसी अनुसार ही होगा, बी और सी में से आंसर है इसका। ठीक है, तो इसका सी आंसर होगा, आई पहले आएगा, ओ पहले आएगा इसमें। तो सी आंसर सही होगा, सी इसमें दूसरे स्थान पे आएगा। अगर लिखेंगे तो पीपुल, पी ई ओ पी एल ई सबसे पहले आएगा, पहले स्थान पे। ठीक है, तो पहले पे ये आएगा। ठीक है, डी वाला पहले पे आएगा, फिर उसके बाद में दूसरे पे आएगा आपका जो पीरियड था, वो सी आंसर इसका होगा सही। अगला है 129 नंबर का, कि गलत संख्या दी गई है कौन सी इसमें? तो 6 है, 11 है, 20 है, 37 है, 72 है, 135 है, 264 है, 521 है। तो कौन सी गलत संख्या इसमें दी गई है? ठीक है, तो इसमें बस ये किया गया, 6 × 2 करके -1 कर दिया गया पहले वाले में, दूसरा में 11 × 2 करके -2 कर दिया गया है, तीसरे वाले में 20 × 2 करके -3 कर दिया गया है, और चौथे वाले में जब 37 × 2 करेंगे तो ये 74 आ जाएगा। 74 में से -4 के घटा देंगे, 1 2 3 4 तक घटाते आ रहे हैं यहाँ पे, तो 4 निकाल देंगे तो 70 आएगा, मगर यहाँ पे 72 दिया है, तो 72 वाला ही गड़बड़ है, इसका बी आंसर सही है। यहाँ 70 आना चाहिए था, यहाँ 72 दिया हुआ। ठीक, तो इसका बी आंसर ठीक है। अगला है लुप्त संख्या बताने की, लुप्त संख्या ये वाली जो है क्या है इसमें? ठीक है, तो 4 दूनी के 6 × 4, 6 × 4 24, -6 × 2 12 इक्वल टू 12 आ गया है। ऊपर है तो 6 × 5, 6 × 5 = 30 हो गया, 30 माइनस कितना हो जाएगा? तो 6 × 3 = 18, तो ये भी हो गया 12। ठीक है, उसी तरह से इसमें करेंगे, 7 8 56 हो जाएगा, -7 × 4 = 28, 56 × 28 कितना हो जाएगा? 56 - 28, तो 28 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो डी आंसर सही होगा इसका, 28 आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसमें है 31 नंबर का, कह रहा है कौन सा विषम है इसमें, ऑड कौन सा है इसमें चुनना है। तो दिया क्यू और टी दिया है, क्यू 17 हो गया, टी 20 हो गया, पी आर कितना दिया है, पी कितना हो जाएगा? पी आपका 16 हो जाएगा, और आर हो जाएगा आपका 18, और ए और सी दिया है, ए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सी दी हो जाएगा 3, बी कितना दिया है? बी 2 है, और डी जो है यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसमें नंबरिंग वाला नहीं है। अब इसमें पी क्यू आर बस एक है इसमें, ए बी में बस बी में एक है, फिर सी आ गया है, फिर बी है, फिर इसमें सी, फिर डी आ गया है, तो एक एक गैप है इसमें, जो है 2 का गैप हो गया, क्यू आर एस फिर टी है, ए वाला विषम है, बाकी सब सम है। ठीक है, फिर से लगेगा ये वाला। ठीक है, तो इसमें बस बीच में एक एक आ रहा है, इसमें 2 आ जा रहा है, आर एस आ जा रहा है पहले वाले ऑप्शन में, क्यू और टी वाले में, तो ए आंसर सही होगा, यही अलग है सबसे। अगला है, कह निम्नलिखित अनुक्रम में कितने ऐसे 5 हैं जिसके ठीक पहले न तो 4 है और न ही बाद में 7 है। तो पहले 5 ऐसे जो कि ठीक, कितने से 5 हैं जिसके ठीक पहले न तो 4 है, पहले न तो 4 होगा, न ही बाद में 7 है, तो पहले 4 नहीं है, तो बाद में 7 है यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहले वाले में क्या है, 7 पहले, 4 पहले नहीं है, तो 4 पहले नहीं आना चाहिए, 5 7 पहले आ सकता है, और बाद में 7 नहीं आना चाहिए, ये पहला ठीक है। दूसरा में 4 पहले आ गया है, तो 4 पहले नहीं आना चाहिए, गलत हो गया। इसमें 7 पहले आया है, तो 7 आ सकता है, 5 4 नहीं आ सकता, तो ये भी सही है। इसमें भी 8 पहले आया, तो ये भी सही है। इसमें 4 पहले आ गया, तो इसको छोड़ देते हैं। इसमें भी 4 पहले आ गया, इसको छोड़ देते हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, और 3 हो गया। 3 ऐसे हैं जो कि जो कंडीशन इसको फॉलो कर रहे हैं, सी आंसर सही है इसका, 3 ऐसे हैं। ठीक है, अगला है 133 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नॉलेज शब्द के से प्राप्त अक्षरों के आधार पर नहीं लिखा जा सकता। तो लोज, WOUND, तो ये डी वाला नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि यू नहीं है इसमें, नॉलेज में यू नहीं आता कहीं, इसमें यू यूज किया गया, ये यू वाला, इसमें यू नहीं है कहीं भी, तो डी आंसर से यही नहीं बन सकता, बाकी सब लिखा जा सकता है, लेजेंड लिखा जा सकता है, ग्लो लिखा जा सकता है, और लॉज लिखा जा सकता है, डी नहीं लिखा जा सकता, तो डी आंसर सही होगा इसका। अगला कि पोलियो जिस प्रकार के विषाणु से संबंधित है, उसी प्रकार से एंथ्रेक्स संबंधित किससे है? फफूंदी से, कीट से, विषाणु से, जीवाणु से है, तो किससे संबंधित है? तो जीवाणु संबंधित बैक्टीरिया से, डी आंसर सही है, बैक्टीरिया संबंधित है।
अगला है कि एक 135 का है कि एक गुप्त कोड है जिसे ग्रेट लिखा है 252 के रूप में कूट किया जाता है, उसी प्रकार से पॉट किससे कूट होगा? GREAT को हमने लिख दिया 252, तो हम लिखेंगे पोर्ट को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो जी कितना होगा? G7 होता है तो 7 होगा, इसका निकालेंगे अगर तो 7 हो जाएगा। फिर से आर का हो जाएगा आपका 18, फिर 5 होगा, फिर ए का 1 होगा, फिर 12 होगा। फिर इसका एलसीएम अगर लेते हैं, एलसीएम हम लोग लेंगे, कितना हो जाएगा? तो एलसीएम इसका आ जाएगा 1260। इसको 1 2 3 4 5, 5 अक्षर है, 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 252। ठीक है, उसी प्रकार से पीओटी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो पीओटी को लिख सकते हैं हम लोग 16 लिख सकते हैं, पी को, ओ को हम लिख सकते हैं 15, इसको 20 लिख सकते हैं। तो 16 15 20 का एलसीएम क्या होता है? तो होगा 240, जिसको 3 से डिवाइड कर देंगे हम तो आ जाएगा आपका 80। 8 तरीके 24, 80 आ जाएगा। तो ए आंसर इसका सही होगा 80। ठीक है, अगला है कि पूछ रहा है कि इसमें त्रिभुज कितने हैं? त्रिभुज कितने हैं इसमें? तो 1 2 3 4 ये त्रिभुज हो गए, फिर 1 2 3 4 इसमें त्रिभुज होंगे, तो 8 त्रिभुज ऐसे हो गए। ठीक है, तो 8 त्रिभुज तो हम लोग गिन लिए। ठीक, फिर एक त्रिभुज ये वाला है। ठीक है, और एक त्रिभुज जो है ये वाला है, तो दो और हो गए, 10 हो गए, 10 गिन लिए हम लोग। फिर अब देखिए, तो एक त्रिभुज पूरा ये है और एक त्रिभुज पूरा ये है, तो 10 2 12 हो गए। अब इसी तरह से गिनेंगे जब तो 18 त्रिभुज आएंगे इसमें। इसमें बी आंसर सही है, इसका 18 त्रिभुज आएंगे इसमें। 137 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हिंदू महीने को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो चैत सबसे पहले आता है, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन। फिर उसके बाद में शुरू हो जाता है, फिर चैत से आ जाता है। तो सबसे पहले कौन आएगा इसमें? तो पौष दिया है, अश्विन दिया है, मार्गशीर्ष दिया है, कार्तिक दिया है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें? तो चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद लिखा है, भादो कहते हैं इसको, भाद्रपद होता है ये। और कुआर को हम लोग अश्विन कहते हैं, अश्विन भी कहते हैं इसको, कुआर को। फिर कार्तिक है, फिर अगहन गांव में कहते हैं इसको, अगहन को हम लोग, इसको मार्ग शीर्ष भी कहते हैं। ठीक है, फिर पौष होता है, फिर माघ, फिर फाल्गुन होता है। ठीक है, तो इसमें आएगा सबसे पहले दूसरा आएगा अश्विन, फिर से चौथा आएगा कार्तिक, फिर से तीसरा आएगा आपका मार्गशीर्ष, फिर से पहला आएगा इसमें पौष। तो 2 4 3 1 आएगा, 2 4 3 1 इसका बी वाला जो आंसर है तो वही सही होगा 37वें का। 38वां है कि वर्णमाला, अंग्रेजी के वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल में जल प्रतिबिंब में अपने मूल स्वरूप में दिखाई देते हैं? तो मूल स्वरूप में जो दिखाई देंगे किसमें? जल में। तो जल में नीचे बनता है उल्टा, तो बी बना दिए तो बी उल्टा ही दिखाई देगा नीचे, ऐसे बी। ठीक है, तो शीशा में अलग होता है, इसमें अलग होता है, तो बी दिखाई देगा, सी भी दिखाई देगा सही, डी दिखाई देगा, ई एच आई के ओ एक्स दिखाई देगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऐसे जो हैं अक्षर हैं जो कि आपको दिखाई देंगे कैपिटल वाले, जल में मूल रूप में दिखाई देंगे। तो इसका सी जो आंसर है ये सही होगा, 9 जो दिखाई देंगे सही से। जल में देखेंगे तो डी ऐसे बनेगा, ई ऐसे बन जाएगा यहीं पे, एच ऐसे बन जाएगा, आई भी ऐसे बनेगा, के भी ऐसे बनेगा, ओ भी ऐसे बनेगा और एक्स भी ऐसे बनेगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित समूह में कौन से शेष 3 से भिन्न है? तो शेष 3 से भिन्न कौन सा है? क्रू है, भीड़ है, माल है, जुलूस है। तो कौन सा भिन्न है? तो माल जो है सी वाला ये है। तो माल के समूह में गोदाम कहते हैं, सवार के समूह को जुलूस कहते हैं, और आदमी के जुलूस को भीड़ कहते हैं, और नाविक के समूह को क्रू कहते हैं। ठीक है, तो सी वाला भिन्न है इसमें। क्यों भिन्न है? माल के समूह को गोदाम कहते हैं, तो सी वाला इसमें भिन्न है तीनों में। अगला इसमें 140 नंबर का कि निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक अलग है? इसमें तो काहिरा है, सिडनी है, हवाना है, बैंकॉक है। ठीक है, सिडनी बी जो है अलग है,
सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, जबकि काहिरा मिस्र की राजधानी है, हवाना क्यूबा की राजधानी है और बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। ठीक है, तो बी आंसर इसका सही है 140वें का। तो जीएस और उसका जो था 140 नंबर 140 क्वेश्चन वो हो गया है। हिंदी का हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चलिए उसको हिंदी को देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।